SETCAT my YouTube channel. This is the fourth lecture on set theory. Let us start our lecture. तो आज का जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सबसे पहले आज हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। देखिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए मुझे सबसे पहले उस सेट का क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट। तो देखिए किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं यूनिवर्सल सेट से। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं हुए। तो इसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं टेक्निकल। देखिए इसे डिनोट करते हैं a पावर c से। दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, x टाइप से। x कहां से आता है, यूनिवर्सल सेट से। और इसका a के साथ क्या कनेक्शन है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। देखिए यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं हुए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास u एक सेट हो जिसमें मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज 9 10। तो a सेट मैंने डिफाइन किया। कैसा सेट डिफाइन किया, जिसमें मैंने ऑड नंबर ले लिए 1 3 5 7 9। तो देखिए a के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट तो आएंगे u से। एलिमेंट तो कहां से आएंगे, u से। जो एलिमेंट a में नहीं आए वो a के कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। देखिए यहां से आ जाएगा 2 4 6 8 10। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं u के जो गिवन सेट में ना आए हो। तो देखिए a में जो एलिमेंट एब्सेंट थे वो कहां आ गए, a के कॉम्प्लीमेंट में। देखिए एक बात आपको पूरे ध्यान से समझना होगा, कोई भी एलिमेंट अगर वो यूनिवर्सल सेट का हो या तो वो a में आएगा या a के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। a और a के कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं लिखूं एक इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट तो ये आ जाएगा मेरे पास 5। क्या आ जाएगा, 5। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी लिखूं तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के। देखिए अगर मैं इन दोनों की यूनियन करता हूं, ऑड नंबर यहां से आ जाएंगे, इवन नंबर यहां से आ जाएंगे। तो ये यूनियन करने के बाद पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो देखिए इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करता हूं। देखिए अगेन एलिमेंट कहां से आएंगे, यूनिवर्सल सेट से। कौन से एलिमेंट आएंगे, जो a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आए। a के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट नहीं आए, दैट इज ऑड नंबर 1 3 5 7 9। तो देखिए ये सेट क्या बन गया, a। अगर मैं किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वो अगेन सेट a के इक्वल ही आ जाएगा। तो देखिए हम इस डेफिनेशन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां a का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुका है। देखिए a के कॉम्प्लीमेंट की एक और वैल्यू होती है दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो देखिए अगर u माइनस a मैं करता हूं तो देखिए 1 u में भी है, 1 a में भी है। 1 तो यहां नहीं आएगा, 2 यहां तो है बट यहां नहीं है तो 2 आ जाएगा। 3 दोनों में कॉमन है वो नहीं आएगा। 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। देखिए a का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, दैट इज u माइनस a। दैट मीन यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं गिवन सेट को माइनस कर दूं वो भी उस सेट का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसके 2 रूल्स और हैं। देखिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करता हूं
तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, u माइनस यू। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, u माइनस यू। तो अगर मैं सेम सेट को सेम सेट से माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या होता है 5। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5। तो अगर मैं इसका एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो यहां आ जाएगा 5 का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं दो बार कॉम्प्लीमेंट लेता हूं यहां क्या आ जाएगा u, यहां क्या आ जाएगा 5 का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए दो रिजल्ट हमारे पास आ गए। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो अब हम कुछ लॉज करते हैं सेट थ्योरी के। नाउ लॉज ऑफ सेट थ्योरी। तो सबसे पहले जो हमारे पास लॉ आता है दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए को का मीनिंग होता है दो। आप को एजुकेशन में पढ़ते हो, वहां बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं। अगर आप को एजुकेशन में स्टडी करते हो तो को का मीनिंग क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स। तो को का मीनिंग यहां भी क्या है दो सेट्स। यहां क्या मीनिंग है को का दो सेट्स। मेरे पास अगर ए और बी दो सेट्स हो देन ये ला क्या बोलता है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो देखिए इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें देखिए प्रूफ करने में कुछ भी खास नहीं है। तो देखिए अगर मैं A ले लेता हूं 1 2, सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूं, और B ले लेता हूं 3 4। देखिए चाहे मैं A यूनियन B करूं तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1 2 3 4। अगर मैं B यूनियन A करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ जो यूनियन में भी होल्ड करता है और इंटरसेक्शन में भी होल्ड करता है। अगर देखिए मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, अगर मैं A ले लेता हूं 1 2, B सेट ले लेता हूं 2 4। तो देखिए A इंटरसेक्शन B में भी क्या आ जाएगा सिंगलटन सेट 2, B इंटरसेक्शन A में भी क्या आ जाएगा सिंगलटन सेट 2। ओवरऑल इन दोनों में कॉमन क्या है 2। चाहे मैं पहले सेट और दूसरे सेट का बोलूं, चाहे दूसरे सेट और फर्स्ट सेट में कॉमन बोलूं, तो बात तो सिर्फ एक ही है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो सेकंड लॉ जो हमारा है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन सेट होंगे A B एंड C आर 3 सेट्स। तो देखिए यहां हमारे पास क्या है A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल होगी A यूनियन B यूनियन C के इक्वल होगी। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अगर मैं पहले A यूनियन B करता हूं फिर जो आंसर यहां से आएगा उसकी यूनियन C के साथ करता हूं वो किसके इक्वल आएगी। पहले मैं B और C की यूनियन करता हूं, आंसर की यूनियन करता हूं A के साथ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। देखिए सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से ही इसका प्रूफ देख सकते हैं। देखिए ये कुछ भी नहीं, ये तीन सेट्स की क्या है यूनियन। तो इसका आंसर भी क्या आएगा तीनों सेट्स की यूनियन के इक्वल ही आ जाएगा। तो इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ इंटरसेक्शन में भी
होल्ड होता है, ये लॉ इंटरसेक्शन में भी क्या होता है, होल्ड। देखिए इसमें का भी सिंपल ही प्रूफ है, यहां से क्या है, तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट, तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट, यहां भी क्या है, तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम अपना नेक्स्ट लॉ पर बात करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज आइडेंटिटी लॉ। तो देखिए आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ हमने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है। देखिए मैं ए में क्या ऐड करूं, मैं पहले थोड़ा सा रियल नंबर पर आपको बताता हूं। ए में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा ए के इक्वल ही आ जाए, तो इस टाइप के लॉ को बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। तो देखिए अब हम अगर बात करें सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में मैं किसी सेट की यूनियन किस सेट के साथ करूं कि आंसर मेरा वही सेट आ जाए, या फिर ए की मैं किस सेट के साथ यूनियन करूं कि आंसर मेरा क्या आ जाए, ए। तो देखिए ए की मैं अगर फाई के साथ यूनियन करता हूं, ए की फाई के साथ मैं क्या करता हूं, यूनियन, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ए। अब मैं इंटरसेक्शन के केस की बात करूं, अब मैं किसके साथ ए की इंटरसेक्शन करूं तो आंसर मेरा क्या आ जाए, ए। तो देखिए मैं यूनिवर्सल सेट के साथ इसकी अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ए। तो इस टाइप के लॉ को बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। तो अब हम अपने नेक्स्ट लॉ पर प्रोसीड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लॉ है दैट इज इनवर्स लॉ। तो देखिए इनवर्स लॉ में, देखिए इनवर्स लॉ में क्या होता है, इनवर्स लॉ में ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाई के इक्वल होता है, और ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। तो हम इस लॉ को बोलते हैं इनवर्स लॉ। तो इनवर्स लॉ को कुछ बुक्स में बाउंड लॉ भी बोला गया है, BOUND बाउंड लॉ भी बोला गया है। तो देखिए इनवर्स लॉ के बाद हमारा जो नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज डोमिनेंट लॉ। तो देखिए डोमिनेंट लॉ में क्या होता है हमारे पास, अगर मैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करूं तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करूं फाई की तो आंसर मेरा ऑलवेज क्या होता है, फाई। इस टाइप के लॉ को बोलते हैं हम डोमिनेंट लॉ। देखिए ये लॉज एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है और इस लॉ का क्या पूछा जाता है, नेम पूछ लिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, हमें लॉ का नाम दिया गया होता है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड मीनिंग जिसमें ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन मेरिट डिसाइडर भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए और हमारी मेरिट एक आधे नंबर से रह जाए तो बहुत दुख होता है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पर जरूर कमांड कीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज डी मॉर्गन लॉ। देखिए डी मॉर्गन लॉ बहुत सी बुक्स में इसके दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए होते हैं। कौन सा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए डैश का मीनिंग भी कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यूनियन किसमें चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में। जो कॉम्प्लीमेंट था तो वो सिंगल सिंगल पर चला गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो इसका आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये दो लॉ तो हर बुक्स में कॉमन मिल जाते हैं डी मॉर्गन लॉ के अंडर।
लेकिन दो रूल मैंने और एक बुक में पढ़े हैं जिसमें उसने लिखा था A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू होता है A माइनस बी। देखिए यहां यूनियन है तो यहां आ जाएगा इंटरसेक्शन A माइनस C एंड A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। तो इस लॉ को भी उसने डी मॉर्गन लॉ ही बोला है, इन दोनों को भी क्या बोला है, डी मॉर्गन लॉ। देखिए एक मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज एरोलस। एरोलस में डी मॉर्गन लॉ के 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ये तो हर बुक में कॉमन मिल ही जाता है। अगर मैं यूनियन को चेंज करता हूँ इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को चेंज करता हूँ यूनियन में, जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगल सिंगल पर चला जाता है। तो इस दो एक्सप्रेशन को भी उसने डी मॉर्गन लॉ में ही कंसीडर किया हुआ है। अगर हमारी एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो इसमें डी मॉर्गन लॉ उन्होंने सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट लॉ देखते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। देखिए बाहर वाला और अंदर वाला ऑपरेशन यहां डिफरेंट होता है। एसोसिएटिव लॉ आपने किया था, वहां अंदर वाला और बाहर वाला जो ऑपरेशन था वो क्या था, सेम, बट यहां क्या है, चेंज हुआ है। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B, फिर यहां लिखा जाता है A इंटरसेक्शन C। इसी को डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं, बाहर वाले को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और बीच में आ जाएगा रेशल ऑपरेशन। बीच में क्या आ जाएगा, ये बीच वाला ऑपरेशन यहां आ जाएगा। तो इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A यूनियन B, यहां क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहां A यूनियन C। तो इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद जो लास्ट लॉ आता है दैट इज ऑब्जर्वेशन लॉ। ऑब्जर्वेशन लॉ में क्या होता है, देखिए यहां A इंटरसेक्शन दिया होगा आपको, यहां फिर से A दिया होगा, यहां यूनियन दिया होगा, यहां होगा B। देखिए यहां एक इसका सेकंड एक्सप्रेशन में लिखता हूं A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो देखिए इसे ऑब्जर्वेशन लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या आता है, A, इसने B को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लिया। तो देखिए अगर मैं इसका प्रूफ लिखना चाहूं तो देखिए इसका सिंपल सा प्रूफ है। देखिए यहां से A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आएंगे, A के एलिमेंट भी आएंगे, B के एलिमेंट भी आएंगे। A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आएंगे, A के एलिमेंट भी आएंगे, B के एलिमेंट भी आएंगे। अगर मैं उसकी इंटरसेक्शन A के साथ करता हूं, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करता हूं, A के साथ, तो देखिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, A। यहां A और B के कॉमन एलिमेंट होंगे। अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन A के साथ करता हूं तो सिर्फ A के एलिमेंट A सेट के ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, A। तो देखिए यहां से A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, तो देखिए यहां A के एलिमेंट आएंगे और B के क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट। यहां A के एलिमेंट आए और B के एलिमेंट क्या आएंगे, कॉमन। देखिए यहां A के कुछ एलिमेंट रह जाएंगे, यहां A के कुछ एलिमेंट रह जाएंगे, वो यहां से आ जाएंगे। जैसे मैं इसकी A के साथ यूनियन करूंगा तो जो एलिमेंट यहां A के नहीं आए, A के एलिमेंट यहां नहीं आए, तो वो यहां से आ जाएंगे। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, A के इक्वल ही हो जाएगा।
तो हम ऐसे लॉ को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लॉ। इसने क्या किया, इसने बी को अपने अंदर ही समेट लिया, यानी कि इसे ऑब्जर्व कर लिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लॉ। तो आज हमारे लॉस क्या हो गए कंप्लीट। इसी के साथ ही हमारी +1 की सेट थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।